हाँ, तो बच्चों अभी जैसे आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, वी हैड अ लिटिल डिस्कशन ऑन द computation method of national income, in which we make a discussion about the three methods. Those are income method, expenditure method and production method. इन तीनों मेथड में से सबसे पहले हम आज इनकम मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग में जैसे लिखा हुआ है आपका कंप्यूटेशन ऑफ एनएनपीएफसी बाय इनकम मेथड, ठीक है। तो नेशनल इनकम एनएनपीएफसी क्या है, आपका नेशनल इनकम है, जिसको हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे फ्रॉम विच मेथड, दिस इज इनकम मेथड। इनकम मेथड के द्वारा ही हम क्या करेंगे, इसको कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ आप स्लाइड में अच्छे से ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया हुआ है आपके लिए, एक डायग्राम के थ्रू जो है कि आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप अच्छे से इसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, रैशनल पर्सन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए इनकम मेथड के द्वारा उसमें हम जिन जिन कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, तो कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ इसके क्या है, इसके कंपोनेंट हैं, उनके बारे में डिस्कस तो बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखो आप क्या लिखा हुआ है, मैंने रैशनल पर्सन लिखा हुआ है। अब रैशनल वर्ड मैंने यहाँ पे क्या किया है, इंक्लूड किया हुआ है। तो रैशनल वर्ड की मीनिंग क्या चीज़ है, पहले ये समझते हैं। रैशनल का अगर हम हिंदी में अगर इसकी मीनिंग देखें तो रैशनल का मतलब होता है उचित या औचित्यपूर्ण। उचित या औचित्यपूर्ण का मतलब है कि जो ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए क्या है, उचित हैं। अब यहाँ पे इकोनॉमी की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर मैं कंज्यूमर के केस में कहूँ या प्रोडक्शन वर्क के केस में कहूँ, तो वहाँ पे इस प्रकार से प्रोडक्शन होगा, कंज्यूमर इस प्रकार से कंज्यूम करेगा जो उचित है, जो रैशनल है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई हम कह दें कि ये एबनॉर्मल कंज्यूमर है। नॉर्मल कंज्यूमर क्या होगा, जिसकी डिमांड जिसका जो सेटिस्फिकेशन लेवल होगा वो क्या नहीं होगा, वो बहुत ही ज़्यादा, हम ये नहीं कह सकते कि किसी जैसे आप देखते हो कि नॉर्मल पर्सन है, ह्यूमन बींग है, वो अगर हम एक फूड के केस में एग्जांपल लेके चलें कि कोई जो है कि नॉर्मल इंसान जो है कि मैक्सिमम 8 से 10 रोटी खा सकता है। लेकिन अभी क्या है, अगर वो उसका कंट्रोल नहीं है प्रॉपर माइंड पे, एबनॉर्मल पर्सन है और वो क्या कर रहा है, बहुत असीमित सा खाना खा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक रैशनल पर्सन नहीं है। तो इकोनॉमी के टर्म्स में भी यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि आपका जो रैशनल जो कंज्यूमर होगा, वो जो डिमांड करेगा, वो जो सप्लाई जो डिमांड कर रहा है, वो क्या होगी, रैशनल टाइप की डिमांड होगी, उचित औचित्यपूर्ण जो डिमांड होगी। तो इनकम मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो उसका कंपोनेंट है, सब कंपोनेंट, उसमें हम एनडीपी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, एनडीपीएफसी की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो आप जैसे देख रहे हो एनडीपीएफसी, तो मैंने प्रीवियस जो लास्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें आपको अच्छे से बताया था कि एनडीपीएफसी क्या है आपका, यही आपका क्या है, डोमेस्टिक इनकम होती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट पे हम ये चीज़ें निकाल रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पे टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। इसको अच्छे से समझ लीजिए आप, फैक्टर कॉस्ट पे जब मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। तो डोमेस्टिक इनकम क्या निकाल रहे हैं हम, फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हैं। तो रैशनल पर्सन की बात कर रहे हैं, मान लो कोई पर्सन है, वो रैशनल टाइप का पर्सन है, अब वो क्या कर रहा है, इनकम को अर्न कर रहा है, उसके पास बहुत सारे वेज हैं जिनके द्वारा वो क्या कर रहा है, इनकम को अर्न कर रहा है। फर्स्ट हम देखते हैं जो ये एरो का सिंबल है, इसमें मैंने पहले क्या लिखा है, फर्स्ट इनकम को अर्न करने का पहला तरीका उसका क्या है, इन्वेस्टमेंटल इनकम। वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है कहीं, और उस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद उसके पास जो इनकम जनरेट हो रही है, वो उसकी क्या कहलाएगी, इन्वेस्टमेंटल इनकम कहलाएगी। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर वो क्या कर सकता है, और उसके पास कुछ लैंड है, उस लैंड का उसको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, या उसने क्या किया है, कुछ पैसे जो है कि बैंक में जमा किए हैं, या कोई अदर जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ जमा किए हैं, और उसका उसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। और थर्ड जो है कि मान लो उसका कोई बिजनेस सेटअप है, कोई छोटा सा उसका लोगो उद्योग है, जहाँ से वो क्या कर पा रहा है, प्रॉफिट को अर्न कर पा रहा है, कोई बिजनेस किया और वहाँ से प्रॉफिट ले लिया। एंड द फोर्थ वन इज रॉयल्टी, और कहीं से उसको क्या मिल रही है, रॉयल्टी मिल रही है। रॉयल्टी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो इस पर्सन ने क्या किया है, कोई बुक पब्लिश की है, वो जो बुक है, उस बुक को किसी दूसरे पर्सन ने पढ़ा, और उस बुक का एक छोटा सा आर्टिकल जो है कि उसको पढ़ने के बाद वो चाहता है कि दूसरा पर्सन, कि मैं बुक लिखूं और उसमें इस पर्सन के इस आर्टिकल को क्या कर दूं, इंक्लूड कर दूं। लेकिन वो अब ऐसा नहीं कर सकता है, अपने आप नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, कॉपीराइट है किसका, फर्स्ट पर्सन का। तो वो क्या करेगा, जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट वाले को कहेगा कि मुझे आपका ये आर्टिकल पसंद है और मैं इसको अपने बुक में इंक्लूड करना चाहता हूँ। लेकिन उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको फिर आपसे क्या करना है, परमिशन लेनी पड़ेगी, या जो रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। तो रॉयल्टी इन सेंस हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ पे करना पड़ेगा, वहाँ से जो इनकम अर्न करेगा वो उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम में ही इंक्लूड की जाएगी। तो रॉयल्टी आप समझ चुके हैं। अब जो इन्वेस्टमेंटल जो इनकम है, इसको इकोनॉमिक टर्म्स में क्या कहा जाता है, इसको ऑपरेटिंग सरप्लस कहा जाता है। ये क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये जितनी चीज़ें जो इन्वेस्टमेंटल इनकम है, ये 1 2 3 4 इन चार चीज़ों से, इन कंपोनेंट से मिलकर बना है, यही आपकी क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस वैल्यू है। इतना बात क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि यही जो पर्सन है, पहले तो इसने इन्वेस्टमेंटल इनकम अर्न की थी, और, और हम सेकंड अगर इसको देखें कि ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, इसका अपना कोई क्या है, बिजनेस है, अपना कुछ काम कर रहा है, वहाँ से काम करने के बाद क्या कर रहा है, कुछ इनकम को अर्न कर रहा है। वो जो इनकम को अर्न करेगा वो उसकी क्या कहलाती है, मिक्स्ड इनकम कहलाती है।
ठीक, यहाँ से हमें इतना ही समझना है। अपने कुछ बिजनेस सेटअप है उसका, या अपना कुछ काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, वहाँ से इनकम की वो आपकी मिक्स्ड इनकम हो जाएगी। एंड द थर्ड वन इज कंपनी जॉब। कंपनी जॉब में मतलब अगर मान लो वो कहीं जॉब कर रहा है, हाँ, जैसे सेकंड वाले केस में हम देखते हैं कि उसका अपना कोई बिजनेस है, कंपनी में भी काम कर रहा था, लेकिन इसके अलावा घर पर भी कुछ अलग सा काम कर रहा है। अगर कोई पर्सन है, मान लो कि वो कंपनी में काम करने के साथ घर पे ट्यूशंस दे रहा है, तो ट्यूशन से जो इनकम को अर्न किया उसने, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, मिक्स इनकम हो जाएगी या अदर इनकम हो जाएगी। अब थर्ड वाले की बात करते हैं, तो वहाँ कंपनी जॉब है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो कंपनी में जब काम करेगा तो वहाँ कंपनी में उसको क्या मिलेगी, वेजेज एंड सैलरीज मिलेंगी। यहाँ हम इस चीज़ को इस तरीके से देख सकते हैं कि कंपनी के द्वारा क्या किया जाएगा, कंपनी का जो एम्प्लॉयर होगा वो क्या करेगा, कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ को, और ये पर्सन क्या था, यहाँ का एम्प्लॉय है, तो उस एम्प्लॉय को वहाँ का एम्प्लॉयर क्या करेगा, कॉम्पनसेशन देगा। और जो ये कॉम्पनसेशन देता है वो किस फॉर्म में देता है, एक तो देगा वेजेस एंड सैलरी, या तो वेजेस एंड सैलरी के फॉर्म में देगा। जो सैलरी होती है आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो सैलरी होती है वो कैश के फॉर्म में भी दे सकता है और काइंड के फॉर्म में भी दे सकता है। कैश तो आप समझ सकते हो, और काइंड में क्या होगा, जैसे मान लो वो कंपनी क्या कर रही है, उस पर्सन का क्या कर रही है, कोई प्रोविडेंट फंड क्या कर रही है, अकाउंट क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है, या कोई अदर टाइप के बेनिफिट्स दे रही है। ठीक, अब हम सेकंड देखते हैं कि जो कंपनी है और वो जो कॉम्पनसेशन है, उस कॉम्पनसेशन को फर्स्ट उसने वेजेस एंड सैलरी के फॉर्म में दिया, एंड सेकंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूट बाय द एम्प्लॉयर। वो जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके लिए, कोई क्या कहते हैं कि एकोमोडेशन फैसिलिटी दे रहा है या मेडिकल फैसिलिटीज़ जो दे रहा है, तो वो उसको क्या कर रहा है, कॉम्पनसेट कर रहा है, उसका भुगतान कर रहा है इन मेथड्स के थ्रू, चाहे तो वेजेस एंड सैलरी के फॉर्म में या सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक, अब इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे इसका जो जनरल सा जो फॉर्मूला बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, अब इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने जैसे बताया, अगर आपको यहाँ नेशनल इनकम कंप्यूट करनी है इनकम मेथड के थ्रू, तो सबसे पहले हमें डोमेस्टिक इनकम चाहिए होती है। पहले हम डोमेस्टिक घरेलू अगर हमें जानकारी है तो हम क्या कर सकते हैं, नेशनल की जानकारी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, एनडीपीएफसी जो आपका डोमेस्टिक इनकम है, इसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया। तो फर्स्ट हमने ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लिया था, तो एनडीपीएफसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑपरेटिंग सरप्लस हमने लिया है, रेंट हो गया आपका, आपका इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, और आपका क्या रॉयल्टी, इन चारों से मिलकर आपका ऑपरेटिंग सरप्लस बन गया था। तो ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो कॉम्पनसेशन दिया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा उसको ऐड कर लेंगे, एंड उसमें नेक्स्ट क्या ऐड कर लेंगे, मिक्स्ड या अदर इनकम। जो एम्प्लॉय जो था या जो पर्सन था उसकी जो अदर इनकम है, जो मिक्स इनकम है, उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इन तीनों कंपोनेंट को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या निकल आएगा, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम निकल आएगी। इतना क्लियर है। इतना जो है कि निकालने के बाद अब हमें नेशनल इनकम चाहिए, तो उसके लिए एक फार्मूला जनरेट करेंगे, जो बेसिक फार्मूला आपने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इजिली फाइंड आउट कर सकते हो नेशनल इनकम को। देखिए किस तरीके से, नाउ नेशनल इनकम विल बी एनएनपीएफसी, जो है आपका नेशनल इनकम, वो कैसे फाइंड आउट होगा, एन एन पी एफ सी इज इक्वल टू बी एन डी पी एफ सी आपने निकाल लिया है। जब एन डी पी एफ सी निकाल लिया, मैंने क्या बताया था कि केवल ये दोनों चीज़ें चाहिए हमें, बाकी जो वैल्यू गिवन होगी उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो फॉर्मूला है उसे डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, ग्रॉस और नेट आता है, तो नेट है यहाँ पे, यहाँ पे भी क्या है, नेट है। जब दोनों चीज़ क्या होती है, सेम होती है, तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं होगा, इट रिमेन सेम। और यहाँ पे क्या है, द सेकंड वन इज, यहाँ पे नेशनल आ सकता है, आपका डोमेस्टिक आ सकता है, तो नेशनल यहाँ है और यहाँ क्या है, डोमेस्टिक है। तो नेशनल इज इक्वल टू भी होता है डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो सेक्शन छूट गया था वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। इतनी बात क्लियर है। थर्ड मैंने बताया था प्रोडक्शन है, यहाँ भी प्रोडक्शन है, ये दोनों सेम है तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ देखते हैं फैक्टर कॉस्ट, और ये भी क्या है, फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों भी क्या है, सेम है, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा। तो नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए आपके पास केवल इतना ही क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। दोबारा से कह रहा हूँ, आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, एनडीपीएफसी निकालना है। जो डोमेस्टिक इनकम है वो निकालनी है। डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालनी है, हमें पता है एनडीपीएफसी इज इक्वल टू बी ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड, या उसको अदर इनकम भी कह सकते हैं। और इन तीनों को ऐड करने के बाद, अब ये जो तीनों सब कंपोनेंट थे हमारे जो, तो उनको कैसे निकालते हैं, हमने बताया ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट, रॉयल्टी, इन चीज़ों को ऐड किया, फिर उसकी मिक्स इनकम, एंड देन जो कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉयज़ है, इनके in the form of wages and salary, and also in the form of social security scheme contributed by employer। हमेशा ध्यान दीजिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो कंट्रीब्यूट कहेगा वो एम्प्लॉयर होना चाहिए। अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयज़ होगा तो उसको ऐड नहीं करेंगे। इसको माइंड में सेट कर लीजिए, अगर कंट्रीब्यूट बाय एम्प्लॉयर होगा तो ही हम उसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसके कुछ हेल्पिंग फार्मूलाज हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो
जो इनकम मेथड फॉर्मूला है, मैंने इसको आपको अच्छे से यहाँ पे दोबारा से नोट डाउन किया है। आपको इसी तरीके से क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, नोट्स आप इस तरीके से बना लोगे, प्रिपेयर कर लोगे। इनकम मेथड फॉर्मूला जो है एनडीपीएफसी इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड अदर इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसकी मिक्स या अदर इनकम। अब जो हेल्पिंग फार्मूला है, हेल्पिंग फार्मूला मैंने क्या बताया, जो ऑपरेटिंग सरप्लस है वो किससे मिलकर बना है, सब कंपोनेंट का क्या है उसके, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, रॉयल्टी हो गया। अगर ये चीज़ गिवन है तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकल आएगा। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है प्रॉफिट जो है, इसके अंदर एक कंपोनेंट आया है प्रॉफिट। कहीं कभी क्या होता है कि कुछ केस में आपको केवल प्रॉफिट ना देके कुछ अदर चीज़ें दे रखी होंगी, तो आपको प्रॉफिट कैसे निकालना है। मान लो नॉर्मली न्यूमेरिकल में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो डिविडेंड होगा अगर दिया होगा, और जो कॉर्पोरेट टैक्स हो अगर दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, और या फिर जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर दिया हुआ है, तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। इसी तरीके से जो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर सीधे जो है कि न्यूमेरिकल में सीओई नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, सैलरीज एंड वेजेस दी होगी, तो वेजेस एंड सैलरी प्लस उसमें क्या कर लेंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर, जो इसकी वैल्यू दी होगी उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका सीओई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें निकालने के बाद उसको क्या कर लेंगे, जो जनरल फार्मूला हमारा बन गया था उस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर लेंगे, आपका फिर क्या आ जाएगा, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा, और उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको वैसे पहले ही बताया कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ अगर होगा तो हम क्या करेंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सब फार्मूला जो है हमारे हेल्पिंग फार्मूलाज, उनको देखते हैं कि नहीं, फार्मूला नहीं कहेंगे इनको, इनके जो हमारे कंपोनेंट जो हमने यूज़ किया है, उनके जो अदर नेम हैं वो किस तरीके से पूछ सकता है न्यूमेरिकल में। जैसे स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है, मैंने बताया था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर जब क्या कहेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो सब कंपोनेंट होता है वो दूसरे तरीके से, दूसरे नाम से उसको क्या कर सकता है, न्यूमेरिकल में दे सकता है। तो वहाँ पे क्या लिखा हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग हो सकता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है, रिटेन्ड अर्निंग, या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, या कॉर्पोरेट सेविंग, या रिजर्व एंड सरप्लस। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है या तो ऐसे दिया होगा, अगर ऐसे न दिया होगा तो ये जो आपके क्या है 1 2 3 4 5, ये 5 इस ये जो कंपोनेंट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये इस तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की। अभी हमने प्रॉफिट के अंदर ही जो सेकंड ऐप हमने तीन चीज़ पढ़ी थी, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का हमने देख लिया कि नाम क्या हो सकता है, और कॉर्पोरेट टैक्स है जो है, कॉर्पोरेट टैक्स को वो क्या लिख सकता है, प्रॉफिट टैक्स भी कह सकता है, एंड बिजनेस टैक्स भी कह सकता है, और कॉर्पोरेशन टैक्स भी कह सकता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। ये क्या है, इसके कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट की वैल्यू को ऐड कर लेंगे, जो हमारा एनडीपीएफसी आ जाएगा। एनडीपीएफसी के बाद हम क्या कर लेंगे, एनडीपीएफसी उसकी हेल्प से क्या कर लेंगे, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, इनकम मेथड था। होप आपको अच्छे से समझ आया हो। जहाँ कोई क्वेरी होती है आप क्या कर सकते हो, पर्सनली मैसेज के थ्रू फिर क्या कर सकते हो, क्वेरी को सॉल्व आउट कर सकते हो।